अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम पिछले टॉपिक से जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था, जहाँ पर एंड दैट टॉपिक वाज जी ट्रांसफॉर्म। जी ट्रांसफॉर्म की सिग्निफिकेंस एक्चुअली जी के इर्द गिर्द घूमती है, विच इज़ सपोज टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी पोलर फॉर्म में इस तरह, ठीक है। और अगर हम दोनों तरफ n की पावर अप्लाई करें, ओके, दिस वुड कम आउट टू बी लाइक दिस, और हमारे पास ये पावर यहाँ पर भी इस तरह से अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर r 1 हो तो z⁻n रिड्यूस होके ये रह जाएगा if r is equal to 1। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम एक और चीज़ ही पढ़ी थी कि LTI सिस्टम्स की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उनको इनपुट पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिया जाए e⁻j⍵n, जिसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल rx हो और उसका फेस θx हो, तो e⁻j⍵n एग्जैक्टली आउटपुट पे इसी तरह से अपीयर होगा। यहाँ हम इनपुट की बात कर रहे हैं और LTI सिस्टम्स की, और यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो e⁻j⍵n आउटपुट पे भी अपीयर होगा। इसका एम्पलीट्यूड मोस्ट लाइकली चेंज होकर ry हो चुका होगा, और इसका फेज θx की बजाय अब θx मतलब एंटर हुआ है LTI सिस्टम में, और LTI सिस्टम ने इसको ट्रांसफॉर्म करके θy बनाकर आउटपुट पे सेंड कर दिया। ओके, अब ये जो क्वालिटी है कि जो सिग्नल हम लोगों ने इनपुट पे दिया वही अगर आउटपुट पे अपीयर हो, ये क्वालिटी इस फंक्शन को आइगन फंक्शन बनाती है। हम लोगों ने डेफिनेशन पिछली दफ़ा देखी थी कि आइगन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको अगर LTI सिस्टम्स के इनपुट पे दिया जाए तो बिल्कुल उसी तरह से आउटपुट पे अपीयर होते हैं। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ जो इसमें समझने वाली है, और हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको देखा भी था, कि अगर तो इनपुट पे z⁻n है तो वो एक आइगन वैल्यू hz से मल्टीप्लाई होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन अगर इनपुट पे z⁻n नहीं है तो हम उसको z ट्रांसफॉर्म के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू सम ऑफ मैनी z⁻n's। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलेशनशिप ये इस्तेमाल होता है, और इक्विवेलेंट होता है ये x ऑफ z के। सही, अगर हमारी इनपुट z⁻n ना हो तो फिर हम z ट्रांसफॉर्म के ही थ्रू उसको सम ऑफ मैनी z⁻n's में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से पता है, क्योंकि LTI सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो हमें ये पता है कि इनपुट को हम एक एक करके आउटपुट को एक एक करके एक्वायर करें या फिर सारे इनपुट्स इकट्ठे दे दें, तो हमें उसका जो एडिटिव इफेक्ट होगा वो आउटपुट में वैसे भी मिल जाएगा। सही, तो अब हम लोगों ने किया यूँ है कि जब इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके या ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट को अज्यूम किया कि हम लोगों ने LTI सिस्टम के इनपुट पे दिया है ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ x ऑफ n हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स है, तो वो एक आइगन फंक्शन h ऑफ z से मल्टीप्लाई होके हमें इस तरह से मिलेगी। सही, क्योंकि अब इस टर्म, ये जो टर्म है ये बहुत सारे z⁻n को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक टर्म के लिए ऑफ कोर्स एक आउटपुट फैक्टर मिलेगा, और हम लोग चूंकि सम दे रहे हैं इनपुट पे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स इकट्ठे दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट पे उनका सम मिलेगा। तो और इस रिलेशनशिप को हम सिंप्लीफाई करके, सही, तो ये हमारा एक जनरल
रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार है, अगर इनपुट पे z⁻n ना हो, कोई ऐसी इनपुट हो जिसको हम लोगों ने z⁻n के समेशंस में ट्रांसफॉर्म किया हो। ओके, ये तो अब थोड़ी सी जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस हो गई जो हम लोगों ने पढ़ी, और सिग्निफिकेंस से हम लोगों ने आइगन फंक्शंस के थ्रू पढ़ी है। अब एक चीज़ और कि जी ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ क्या है। जी ट्रांसफॉर्म हमें सिग्नल की फ्रिक्वेंसी डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है। पहली बात तो ये समझने वाली है, जी ट्रांसफॉर्म सिर्फ सिग्नल को किसी और डोमेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने सिग्नल को एन डोमेन में सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसका कोई भी एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हमारे पास है। फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल इट n-1, इसको n कह देते हैं इस टाइम इंस्टेंट को, ठीक है। इसी तरह से n+1 हो जाएगा, यहाँ ये n+2 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। टाइम डोमेन में हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है और उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस n डोमेन से जा रहे हैं हम z डोमेन में। वो z डोमेन एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। लेट्स रिप्रेजेंट दीज एक्सिस बाय रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z, और ये एक 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल डोमेन है और इसका जो तीसरा एक्सिस है वो रिप्रेजेंट होता है x ऑफ z से, ठीक है। या x ऑफ z के एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा बेहतर है, आई विल टेल यू व्हाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जब n डोमेन, ये z डोमेन है, अब जब हम अपने सिग्नल को n डोमेन से z डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल में वो सारे के सारे z डोमेन की वैल्यूज़ हों, ठीक है। ये जो मैं डॉट्स डाल रही हूँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे z की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अगर हम ऑफ कोर्स रियल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे z की सारी रियल वैल्यूज़ होगी, ठीक है। लाइक -1, 0.5, 0.56 एंड सो ऑन। अगर मैं इस एक्सिस की बात करी तो यहाँ पे z की सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी जो कि j के साथ लिखी जाएंगी, -j1 या j2 समथिंग लाइक दैट। वो डेसिमल में भी हो सकती है ऑफ कोर्स। और अगर मैं इन डॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पे g की जो वैल्यू होगी वो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं। ओके, आई एम सॉरी, प्रॉब्ली मेरा वेबकैम कुछ ट्रबल कर रहा था। अच्छा जी, तो ये जो सर्कल्ड वैल्यूज़ हैं जिसमें ये -j1 और j2 लिखा हुआ है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि z डोमेन के इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस एक्सिस के लिए रियल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिसमें 2 हो सकता है, -3.95 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस एक्सिस के लिए होंगी। और इन दोनों एक्सिस के अलावा जो हमें ये सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होगी, x+jy, सही। उसको आप x+jy भी कह सकते हो और उसको हम r × e⁻ जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, हम उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सारी वैल्यूज़ को जो कि इन इमेजिनरी और रियल एक्सिस के अलावा जो हमें सारी वैल्यूज़ मिलती हैं। ओके, तो हम z डोमेन की सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं जहाँ पर हमें x ऑफ z फिनिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि x ऑफ z हमारा अपना बनाया गया ट्रांसफॉर्म है, वो सिग्नल की कोई एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, सिग्नल की कोई फ्रिक्वेंसी कॉन्टेंट्स नहीं दे रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सारी की सारी वैल्यूज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है। x ऑफ z हमारा अपना बनाया गया डोमेन है, सही। हम एक मैथमेटिकली सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से आसानी चाहिए, हमें मुश्किल नहीं चाहिए। तो इसलिए वो सारे के सारे z की वैल्यूज़ जो कि x ऑफ z को इन्फिनिट बना दें, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, सही। हम सिर्फ उन्हीं सब वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड होते हैं जो है कि x ऑफ z को फिनिट रखें। तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे बार्स लगा के तो उसको एब्सोल्यूट शो किया है।
ओके, ये तो एक ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी हमें इसकी ये चीज़ें आगे और भी दफ़ा आएंगी, बार बार आएंगी, लेकिन जस्ट टू इंट्रोड्यूस दैम राइट नाउ कि जहाँ पर एक्स ऑफ जी ज़ीरो हो जाएगा जिन पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जी की वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि एक्स ऑफ जी को ज़ीरो कर देंगी, हम जी की उन वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ कहेंगे। और वो वैल्यूज़ जी की वो वैल्यूज़ जहाँ पे एक्स ऑफ जी इन्फिनिट हो जाएगा, हम जी की उन वैल्यूज़ को पोल्स कहेंगे। एंड यू कैन गेस इंटेलिजेंटली कि पोल्स आर नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेन। मतलब इस बात का मतलब ये है, मे बी आई शुड रीवर्ड माई सेंटेंस, कि हमारा जो जी डोमेन में हमें चूँकि वो वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं जहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट हो। ऑलराइट, तो अगर जी के वो वाले पॉइंट्स जो कि एक्स ऑफ जी को इन्फिनिट कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होते, वो उन पॉइंट्स का हिस्सा नहीं होते जो पॉइंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए होते हैं फॉर एक्स ऑफ जी। और बाय द वे वो जो पॉइंट्स हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो सारी की सारी जी की वैल्यूज़ जो कि हम रिटेन करते हैं, जिनको एक्सक्लूड नहीं करते, उनको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल करते हैं। ROC। तो जो जुमला मैं पहले बोल रही थी उसी को मैं एक और दफ़ा अगर रिवर्ट करूँ तो उसका मतलब ये होगा कि पोल्स ROC का पार्ट नहीं होते, बिकॉज पोल्स के ऊपर एक्स ऑफ जी इन्फिनिट हो जाता है। ओके, अब ROC एक्स ऑफ जी के साथ मेंशन करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हर एक्स ऑफ एन जब ट्रांसफॉर्म होकर एक्स ऑफ जी बनेगा तो उसके साथ एक एसोसिएटेड ROC होगा जो कि वो रीजन हमें देगा जहाँ पर एक्स ऑफ जी ने फिनिट रहना है। और उसके अलावा कुछ उसकी और भी खसूसियात हैं। ठीक है, एक तो हम लोगों ने देख ली कि हर एक्स ऑफ एन का अपना एक्स ऑफ जी होगा जो उसके फिनिट पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, लेकिन उसके अलावा ROC के कुछ और भी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से हमें उसको हर सिग्नल के साथ ज़रूर लिखना चाहिए, ज़रूर मेंशन करना चाहिए। हम एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर हम एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल का ROC निकालना सीखते हैं। ये एग्जांपल हमारी पहली स्टेटमेंट के लिए, पहली स्टेटमेंट हमारी ये थी कि ROC इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो लिंक करता है किसी भी एक्स ऑफ एन को, जब हम एक्स ऑफ जी के में से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो लिंक करता है उस रीजन को एक्स ऑफ जी के साथ जहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, फिनिट पॉइंट्स या फिनिट पॉइंट्स फॉर एक्स ऑफ जी, तो हम ज़रा इस के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये एक फिनिट टाइम ड्यूरेशन सिग्नल है और ये ज़ीरो से शुरू होके m तक जा रहा है, यानी कि इसमें n+1 पॉइंट्स हैं। और इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, इट इज़ 0 एल्सवेयर। तो इस तरह के अगर टाइम डोमेन के सिग्नल को हमने एक्स ऑफ जी में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम इस जेनेरिक एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। सिग्नल जो कि फिनिट टाइम ड्यूरेशन का है वो टाइम ड्यूरेशन रिफ्लेक्ट होगी इसके लिमिट्स में, और n अब वेरी करेगा 0 से m तक। एक्स ऑफ n इस सारी टाइम ड्यूरेशन में a के बराबर है और यहाँ पर 0/n लिखा जाएगा। a चूँकि डिपेंडेंट नहीं है n के ऊपर, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन बच जाएगा कुछ ऐसे। फिनिट समेशन के लिए हमारे पास एक क्लोज्ड फॉर्म रिलेशनशिप है
जिसको अप्लाई करके हम सिग्नल को अपनी मैथमेटिकल फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने देखना ये है कि हमारे यहाँ ROC में कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने ये चीज़ देखनी हो कि सिग्नल इन्फिनिट कब होगा, तो हमें उसका डिनोमिनेटर क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सही, और डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि 1 - 1/z shall not become 0। ओके, और इसको अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि 1/z shall be less than infinity, या फिर 0 z must be greater than 0। ठीक है, ये हम यहीं से आगे प्रोसीड करें तो हम ये दो चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि जब z की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर x ऑफ z हमें इन्फिनिट मिलेगा, विच वी डोंट वांट। सो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इवेंचुअली रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें ये बता रहा है कि z मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। सही, इसी तरह से हम किसी भी गिवन सिग्नल x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालें तो बेसिकली उसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन निकालते हम उसका ROC निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हमारी सिर्फ ROC की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है, या हम लोगों ने वो बताई है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस x और z के साथ बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें z की वो वाली वैल्यूज़ बताता है जो कि x और z को इन्फिनिट कर देगा, और चूँकि हम उन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, सो दैट्स वाई वी नीड टू नो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एवरी x ऑफ n। ओके, अब हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्पेसिफाई करने की एक और वजह होती है, वजह नंबर 2। उसके लिए हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं। ये एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल a चूँकि रियल है तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नहीं कहूँगी, ये एक सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ओके, और अगर इसका मैं ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूँ तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द जेनेरिक एक्सप्रेशन गिवन एज दिस। अब हम ज़रा x ऑफ n की वैल्यूज़ इसमें पुट करें। चूँकि x ऑफ n में u ऑफ n है तो u ऑफ n रिफ्लेक्ट होगा लिमिट्स में, तो माई लिमिट्स विल नाउ रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इस सारे टाइम ड्यूरेशन में x ऑफ n इसके इक्विवेलेंट है, और साथ आ गया मेरे पास z⁻⁻n। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और हमारे पास इस एक्सप्रेशन को क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है ये। ओके, अच्छा, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बेसिकली हम कब लिख सकते हैं, ये वाला जो समेशन है ये इसके इक्विवेलेंट कब होती है? इसके इक्विवेलेंट ही तभी होगी अगर हम जिस टर्म की समेशन कर रहे हैं जो कि हमारे पास a/z है, इफ़ इट इज़ लेस देन 1, क्योंकि 1 से बड़ी हो गई तो समेशन तो वैसे इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो समेशन हम तभी उस क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं अगर a/z 1 से छोटा हो। तो मज़ीद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज़ लेसर देन z, या फिर z इज़ ग्रेटर देन a। तो ये हमारे पास ROC आ गया। अच्छा, जस्ट टू डू अ लिटिल रिवीजन, हम लोगों ने x ऑफ n को अज्यूम किया था a⁻n
u ऑफ n, इसका हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म आया था वो है कुछ इस तरह से, सही। और इस ट्रांसफॉर्म के साथ जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएटेड है वो ये है, ए से छोटे सारे पॉइंट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हिस्सा नहीं है, सही। अच्छा, अब अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के एंड तक वो वजह फाइंड आउट नहीं की कि ROC लिखना क्यों ज़रूरी है। वो वजह अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर वहाँ से हमें पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहली वजह ROC फाइंड आउट करने की या ROC लिखने की बताई थी कि ROC बेसिकली एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड पॉइंट्स के बारे में हमें बताता है। अभी एक और उसकी सिग्निफिकेंस भी है जो कि अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर नॉट फिनिश्ड येट। ओके, एक और एग्जांपल है, उसमें हमें गिवन सिग्नल ये है और हम इसका ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल x ऑफ z फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये पता करने की ज़रूरत है कि ये जो सिग्नल है ये प्लॉट कैसे होगा। ठीक है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल्स जो है ना उनकी सबसे बड़ी जो ट्रिक है एक आसान सी, वो ये है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसके लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो यूनिट स्टेप सिग्नल इस तरह से ड्रॉ होता है, सही। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है n इज इक्वल टू 0 के ऊपर और उसके बाद ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है और उससे पहले ये सारा 0 होता है, सी। तो ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है। अब ये सिग्नल कैसे ड्रॉ होगा, तो पहले तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। उसके लिए आप जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है -n -1 उसको 0 के बराबर रखेंगे हम, -n आ गया 1 के बराबर और n आ गया -1 के बराबर, सही। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये n, ये u ऑफ -n -1 और हम कम से कम एक सॉरी ये तो 0 पर तो हम नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये आ गया जो हम लोगों ने यहाँ फाइंड। नेक्स्ट प्रोसीड कैसे करना है, प्रोसीड करने के लिए जो चीज़ लिखी जाएगी वो ये कि दिस आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, सही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस तक पहुंचते हैं। तो ये उसके सबसीक्वेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसीक्वेंट पॉइंट्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया -1। अब हमें ये भी तो पता करना है ना कि हम लोगों ने प्रोसीड इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, सही। तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट को हम इक्वेट करते हैं या इनइक्वेट करते हैं इस तरह से, मतलब दिस आर्ग्यूमेंट शेल बी ग्रेटर देन 0 और फिर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो हमें जो n का एक्सप्रेशन मिलता है n मस्ट बी लेस देन -1। इसका मतलब ये है कि जो इसका अगला पॉइंट आएगा वो -2 पे आएगा, उससे अगला -3 पे एंड सो ऑन, और ये -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो u ऑफ -n -1 इस तरह से प्लॉट होगा, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, सही। और उसके बाद ये सारे का सारा 0 होगा। ओके, तो ये सिग्नल हमें कुछ गिवन है इस तरह से, और अभी हम लोगों ने u ऑफ -n -1 की रेंज देखी कि ये प्लॉट किस तरह से होता है। तो अब अगर हम x ऑफ z कंप्यूट करना चाहें तो उसमें n की रेंज आएगी -1 से -इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से -1। अब बोल के ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम लोअर से हाई की तरफ जाते हैं। तो -इन्फिनिटी से -1 और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ओके, एक अब इसमें छोटी सी चीज़ हम लोगों ने करनी है कि n को बेसिकली रिप्लेस करना है -k के साथ। ओके, n को रिप्लेस करना है -k से। तो अब जब ये चेंज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से आएगी। सही, n की नेगेटिव वैल्यूज थी, अब चूंकि n को -k के बराबर पुट किया तो फोर्स -k वेरी करेगा -∞ से -1 तक। तो सारे के सारे नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो जो k है वो 1 से ∞ तक वेरी करेगा। और यहाँ पर जहाँ सिंपली n लिखा हुआ था वहाँ पे हम -k लिखेंगे। एक चीज़ जो इस समेशन में मिसिंग है वो है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये समेशन 0 से इन्फिनिटी जाएगी तो हमारे पास उसका आंसर अवेलेबल है। तो हम लोगों ने अब ये करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट या मिसिंग पॉइंट इस इक्वेशन में है, इस समेशन टर्म में, वो इसको प्रोवाइड करना है। तो वो जो समेशन टर्म है यानी कि 0 की पावर मिसिंग जो है वो हम इसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके और एक दफ़ा ऐड करके देंगे। ठीक है, तो जो ये वाली टर्म है वो तो इसमें शामिल होकर जो ओवरऑल समेशन है वो 0 से स्टार्ट कर देगी। सही, और ये टर्म यहीं पर मौजूद रहेगी। इसको हम अब -1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो पावर है वो 0 है। बाहर एक माइनस साइन भी है आई गेस, यस। ओके, ये हमारे पास आ गया 1 यहाँ पर। ओके, इट्स -k। हाँ, ये मिस किया मैंने। अच्छा, अब ये -k हो जाने की वजह से बेसिकली हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो a/z है, अगर हम इसको z/a लिखें तो ये जो k की पावर है ये प्लस हो जाएगी। तो अज्यूमिंग कि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में z/a लिखोगे और फिर k -k की जगह +k लिखोगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसी को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा ये वाला। नहीं, आई गेस मैंने इसका इन्वर्स ठीक लगाया। प्लीज लेट मी सी। नहीं, ये इन्वर्स यहाँ पर होगा जी के ऊपर, इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने इस एग्जांपल में ये फाइंड आउट किया कि ये x(n) हमें गिवन था, इसका ट्रांसफॉर्म जो हमने निकाला है वो निकाला है ये, और इसका ROC क्या है? ये हम लोगों ने इस टर्म को बेसिकली ये लिखा है, इस तरह से लिखा है क्लोज फॉर्म में इसका सोल्यूशन जो है। तो ये हम किस वक्त लिख सकते हैं? अगर हमारे पास z/a इज़ <1। मैंने z/a क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो बेसिकली a/z की पावर -k है, तो मैंने आपको बताया था कि +k करने के लिए आप इसको फ्लिप करोगे। ठीक है, सो z/a बन जाएगा। तो z/a इफ़ इट इज़ लेसर देन 1 तो फिर हम वो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन लिख सकते हैं। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मज़ीद रिड्यूस हो के ये रह जाएगा कुछ ऐसे। अच्छा, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड ये किया
कि अगर एक्स ऑफ एन कुछ इस तरह से हो तो उसका ट्रांसफॉर्म ये निकलता है और उसका आर ओ सी ये निकलता है। अब वो दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था कि आर ओ सी लिखने की दूसरी वजह क्या है, अगर आप नोट करो तो ये जो ट्रांसफॉर्म आपको मिला है ये बिल्कुल वही ट्रांसफॉर्म है जो आपको ए रेज़ टू पावर एन यू ऑफ एन का भी मिला था, ठीक है। अच्छा, यू ऑफ एन अब एक कॉजल सिग्नल है, या ये जो पूरा सिग्नल है ये बेसिकली एक कॉजल सिग्नल है। ये n इज इक्वल टू 0 या ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यूज़ हैं, जबकि ये सिग्नल हमको ने प्लॉट करके देखा है, ये -1 से शुरू के -इन्फिनिटी तक जाता है और हेंस ये एक एंटी कॉजल सिग्नल है। इसका मैथमेटिकल फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है इस फंक्शन से, येट या स्टिल इनके एक्स ऑफ जीज यानी इनके ट्रांसफॉर्म बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब इनको ये चीज़, इनको डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ कर रही है, इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है इनका ट्रांसफॉर्म, सॉरी इनका आर ओ सी, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक्स ऑफ जी की इन्फॉर्मेशन हो और हमारे पास आर ओ सी ना हो तो वी कैन नॉट फिगर आउट कि टाइम डोमेन सिग्नल क्या था। तो आर ओ सी लिखने की एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि हम फिर टाइम डोमेन सिग्नल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारे पास, या हम टाइम डोमेन सिग्नल तक पहुंच सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आर ओ सी के बगैर हम टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज एज वी हैव जस्ट सीन कि एक्स ऑफ जी दो डिफरेंट सिग्नल्स के एक जैसे आ सकते हैं, ओके। तो सिर्फ एक्स ऑफ जी काफ़ी नहीं होगा हमें एक्स ऑफ एन तक पहुंचाने के लिए। और एक यहाँ पर और भी छोटी सी चीज़ जो हम देखते चलें वो ये है कि ओके लेट मी ड्रॉ इट, कि हम लोगों ने जब इस कॉजल सिग्नल को देखा तो हमारे पास जो इसका आर ओ सी आया था वो था जी ग्रेटर देन ए, और इसी तरह हमारे पास एक एंटी कॉजल सिग्नल जो आया था उसका आर ओ सी केम आउट टू बी जी लेसर देन ए, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बार्स हैं जी के भी और ए के भी, जिसका मतलब ये है कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज 2, अगर ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो तब भी ए का मैग्नीट्यूड 2 लिखा जाएगा। अगर ए की वैल्यू -2 है तो वो तब भी 2 लिखा जाएगा। अगर 2j है तो तब भी ए बार को हम 2 लिखेंगे, और इसी तरह से -2j है तब भी 2 लिखा जाएगा। यहाँ कोई भी और इंटरमीडिएट वैल्यू भी, जिसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हम लोगों ने एक सर्कुलर रीजन के इर्द गिर्द रहना होता है। मसलन ये जो भी मैं आपके सामने आर ओ सी बनाने लगी हूँ इसमें सिर्फ जी की इमेजिनरी और रियल वैल्यूज मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग आर ओ सी तो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम सिर्फ जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि यहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट है उन वैल्यूज़ को देखेंगे। तो जी की वैल्यूज़ अगर ए से कम होगी तो वहाँ पर वो सारे का सारा रीजन एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स ऑफ जी इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए की पॉजिटिव वैल्यू, ये ए की नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू इमेजिनरी है और यहाँ पर ए की वैल्यू अगेन इमेजिनरी है, लेकिन उसके वो उसका कॉम्प्लेक्स पेयर है, कॉन्जुगेट पेयर। और ये भी सारी वैल्यूज़ जो ए की हैं इंटरमीडिएट, ये भी सारी ए की वही वैल्यूज़ हैं जो कि बेसिकली जब हम इनका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे तो ए मिलेगा। तो आर ओ सी में ये कुछ भी शामिल नहीं है, ये जो सारा रीजन है ये बेसिकली आर ओ सी है, ठीक है। इट मे लुक लाइक अ सन, लेकिन ये याद रखने का ज़रा सा आसान तरीका है कि अगर हमारे पास एक कॉजल सिग्नल होगा तो उसका आर ओ सी कुछ इस तरह से होगा, एक सर्कुलर रीजन 0 के इर्द गिर्द
या रीजन के इर्द गिर्द एक्सक्लूडेड होगा, और उस सर्कुलर रीजन के बाहर जितना भी रीजन है, जितने भी जी के पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे ROC का हिस्सा होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें एक एंटी कॉजल सिग्नल, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका ROC इज लेसर देन A, तो वो एक मुझे थोड़ा सा इसको बेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रियल ऑफ Z लिख लेती हूँ। ओके, ये अगेन दिस इज रियल ऑफ Z, दिस इज इमेजिनरी ऑफ Z। ए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ए के हम सारे के सारे पॉइंट्स दें, सारे पॉसिबल पॉइंट्स दें तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और सिंस Z इज लेसर देन A, तो अब हम एक एंटी कॉजल सिग्नल के केस में जो ROC लेंगे, इट वुड बी दिस रीजन, यानी कि ऑल इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो और हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये है कि x ऑफ n से हम जब x ऑफ z की तरफ जाते हैं तो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। इस बात का मतलब ये है कि लेट सपोज कि x ऑफ n में हमारे पास एक सैम्पल है जो कि n इज इक्वल टू 0 पे है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये n इज इक्वल टू 0 सैम्पल की वजह से हमें मिला है, या ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये n इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो वैल्यू है हमें उसकी वजह से मिला है। ऐसा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये मिलजुल के x ऑफ n बनाएंगे, और इसी तरह से जो सारे का सारा x ऑफ n है वो कलेक्टिवली इस्तेमाल होगा इस ये वाला x ऑफ z बनाने के लिए, या x ऑफ z का ये वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्जन नहीं होती। बहरहाल हमें ये आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करो। अब मेरा हाल है कि सारा मैं इस कैमरे में नहीं ला सकूँगी, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग इज़ कि ये एक कॉजल सिग्नल है, ये एक एंटी कॉजल सिग्नल है, और उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉन मिले या हमें उनकी इक्वेशंस मिलें तो हमें देख के समझ आ जानी चाहिए कि वो सिग्नल किस तरह का होगा, ठीक है। एक इसमें छोटी सी यहाँ पर चीज़ है कि जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको खुद ट्राई करो, कि अगर हमारे पास सिग्नल्स इस तरह से हों कि दो सिग्नल्स का बेसिकली एडिशन हमें दिया जाए और उसका हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म निकालना हो, मसलन ठीक है। अब एक नॉन कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल्स परहैप्स हम लोगों ने ये टर्म पहले सुनी हुई है, नहीं तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ भी सकते हो, और मैं अभी आपको यहाँ बताने भी लगी हूँ कि नॉन कॉजल सिग्नल्स वो होते हैं जो n इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने ये चीज़ अभी देखी है परहैप्स के कॉजल सिग्नल्स वो होते हैं जो कि n इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, सही। और एंटी कॉजल सिग्नल्स वो होते हैं जो कि n लेसर देन 0 पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एंटी कॉजल। तब एंटी कॉजल और नॉन कॉजल में डिफरेंस है। एंटी कॉजल सिर्फ n लेसर देन 0 पे एग्जिस्ट करेंगे, जबकि नॉन कॉजल n इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो हम अभी हमारे पास जो x ऑफ n गिवन है वो एक नॉन कॉजल सिग्नल है। तो एक तो आप लोगों ने इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसका ट्रांसफॉर्म निकाल सकोगे। मैं उसका जवाब यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका जवाब मिलेगा हमें इस तरह से, ठीक है। और एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि
जो ये वाली टर्म है z माइनस 1/2, वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें मिल रही है इस कॉजल सिग्नल की वजह से, ठीक है। और ये जो टर्म है z माइनस 3/2 ये हमें मिल रही है इस एंटी कॉजल सिग्नल की वजह से। तो ये जो z माइनस 1/2 है इसकी वजह से जो ROC होगा इट वुड बी z ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। और इस टर्म z माइनस 3/2 की वजह से जो ROC होगा इट शैल बी z लेसर देन 3/2, सही। तो अब हम जब इसका कलेक्टिव ROC देखेंगे x ऑफ n का, ठीक है। ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल ROC देख लिए। जब हम कलेक्टिव ROC देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल एक्सिस, रियल पॉजिटिव एक्सिस के 1/2 से बड़ी वाली वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। और 3/2 से छोटी वाली वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। 3/2 के अंदर जाना है, 1/2 के बाहर निकलना है। तो ROC हमेशा दोनों या जितने भी हमारे पास ROCs अवेलेबल होते हैं, तो जो फाइनल ROC होता है वो उन सारों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। कॉमन रीजन उसमें देखना होता है। तो एक हमारे पास सर्कल बना जो कि 1/2 मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। ये 1/2 रेडियस का है। एक हमारे पास सर्कल बना जो कि 3/2 रेडियस का है, सही। अब ROC जो फाइनली होगा इस सिग्नल का जिसमें कॉजल और एंटी कॉजल दोनों पार्ट्स हैं जिसमें, और सिग्नल फाइनली ऑफ कोर्स नॉन कॉजल है, तो वो ये सारा रीजन होगा, ठीक है। यानी कि एक रिंग की फॉर्म में। अच्छा, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि अगर हमारे पास ये सिग्नल कुछ इस तरह से होता कि लेट्स सपोज ये वाला सिग्नल एंटी कॉजल होता और ये सिग्नल कॉजल होता, ठीक है। यानी कि हम 1/2 के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अगर 1/2 वाला सिग्नल एंटी कॉजल होता तो हमने 1/2 की छोटी इससे कम वैल्यूज देखनी थी और 3/2 के बाहर वाली वैल्यूज देखनी थी, ठीक है। तो उस सूरत हाल में आपने इसको ड्रॉ करके देखना और ये चेक करना कि उस सूरत हाल में हमारे पास कोई यूनियन नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं बनता, ठीक है। अगर z shall be lesser than 1/2 and z shall be greater than 3/2, ठीक है, तो फिर उस केस में इन दोनों रीजन का कोई इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि x ऑफ z एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओके। तो अगर ये सिग्नल आपको ऐसे दिया जाता है कि ये एंटी कॉजल होता और ये कॉजल होता तो इसका x ऑफ z एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, ओके। वाई? बिकॉज उनका कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंबाइंड नहीं बनता, ओके। तो ये इसमें एक समझने वाली चीज़ थी। उसके अलावा ओके, ये हमारी मेन यहाँ पे चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन चूँकि वी आर स्टिल लेफ्ट पे 6 मिनट्स, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो अब अगला टॉपिक है ना वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब चूंकि प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने आगे इंशाल्लाह फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी करनी है, तो इसकी मैं एक तो बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगी, तो आई एम श्योर कि वो आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी। लेकिन एक चीज़ है जो कि, या एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं ज़रूर यहाँ पे इसको टच करना चाहूँगी, और वो है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसे कराने की वजह यह है कि ये थोड़ी सी गलतियाँ इसमें स्टूडेंट्स कर देते हैं। ओके, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ n है
और उसको हम जब z ट्रांसफॉर्म उस पे अप्लाई करें तो जो हमें ट्रांसफॉर्म मिलता है, लेट्स सपोज कि हम उसको x ऑफ z कहते हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ये फाइंड आउट ये करना चाह रहे हैं कि एक शिफ्टेड सिग्नल, मतलब इसी x ऑफ n में हम लोगों ने टाइम शिफ्ट k का डाला, तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, सही। तो उसके लिए इसका जो जेनेरिक फॉर्मूला है हम वो यूज़ करते हैं और वहाँ से ऊपर वाले सवाल का हम जवाब देंगे। तो हमारे पास ये z ट्रांसफॉर्म का रिलेशनशिप अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोगों ने जब सिग्नल में शिफ्ट डाला तो हम इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, और लेट्स सपोज के हम, चूँकि ये ऑफ कोर्स अब एक शिफ्टेड सिग्नल है तो इसका ट्रांसफॉर्म डिफरेंट होगा, तो इसको हम TS कह देते हैं, ठीक है। टाइम शिफ्टेड सिग्नल है और उसका ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने करना यूँ है कि n-k को लेट्स सपोज कि हम m कह देते हैं, तो n हमारे पास इक्वल हो जाएगा m प्लस k के। ओके, तो ये अगर हम प्लग इन करें ऊपर वाले सिग्नल में तो n मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें समेशन का वो n है, ठीक है। n इज़ वेरिंग फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। तो अगर m प्लस k हम लिखना चाह रहे हैं ना अब यहाँ पर, ठीक है, तो अगर n इन्फिनिटी होगा तो m भी इन्फिनिटी होगा, सही। उसमें फिर k की जो एडिशन है वो उसका इतना मैटर नहीं है, k की एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो ये हम सिंपली m इज़ इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पर आ जाएगा m और यहाँ पर आ जाएगा m प्लस k। ये जो z⁻n है ना, इसमें n की जगह आ गया m प्लस k। ओके, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि n की जगह m कैसे लिखा। वो इस तरह से कि जब n -∞ जाएगा तो m -∞ - k जाएगा, ठीक है। तो k की जो भी वैल्यू हो वो -∞ को -∞ ही रखेगी। तो इसलिए जो यहाँ पर वेरिएबल हमने को जब m चेंज किया तो k रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ओके, अब ये जो हमारे पास फाइनली चीज़ आई है उसको देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z⁻k को हम लोगों ने बाहरी से निकाला कि समेशन चूँकि m पे डिपेंड कर रही है तो ये चीज़ एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो दिस इज़ इक्वल टू x ऑफ z, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये इक्वेशन रिड्यूस होकर कुछ इस तरह से रह गई। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिग्नल x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z हो तो एक टाइम शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म इसके बराबर आता है, ठीक है। यानी कि हमें वही ट्रांसफॉर्म वापस मिलता है मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब ये बताने की जो सारी ज़रूरत थी वो इसलिए आई कि अब हमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना होता है वो हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हम लोग ये चीज़ पहले देख चुके हैं या सीख चुके हैं कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल a⁻n का ट्रांसफॉर्म इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर सिग्नल में कोई शिफ्ट आएगा, मसलन सिग्नल अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो भी जो हम लोगों ने डेफिनेशन ऊपर सीखी है उसके हिसाब से हम उस ट्रांसफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर अब इस सिग्नल में n 2 जगह अपीयर हो रहा है, ठीक है, एक ही पावर में और साथ यूनिट स्टेप सिग्नल में। अगर इन दोनों एंड्स में जो चेंज है, टाइम शिफ्ट है, वो डिफरेंट हो, यानी कि a⁻n - 2 और u of n - 3,
तो फिर हम क्या करेंगे? तो जो पहली चीज़ इसमें समझने वाली या करने वाली है वो ये है कि n जहाँ पे भी लिखा जा रहा है ना, उसमें शिफ्ट या चेंज या जो भी उसके साथ हिसाब किताब है वो एक जैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सिग्नल को टाइम डोमेन में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन या थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है। मसलन ये हमें x ऑफ n गिवन है, ठीक है, जिसका हम ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं। और टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से पहले थोड़ी सी इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, नोक पलक संवारने की ज़रूरत है। तो हमें चूँकि n-3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 + 3 कर दिया हमने, और u ऑफ n-3 वैसा ही रहा। अच्छा, अब u ऑफ n-3 जो है ना, वो हम यहाँ रखते हुए जो बाकी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ये रिड्यूस होकर एक सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर रह जाएगी, और साथ हमारे पास x ऑफ n ये रह जाएगा। ओके, और अब हम जब इसका z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो a तो ऑफ कोर्स ऐसे ही अपेयर होगा, बाकी इसके ऊपर टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगेगी, और हमारे पास रिड्यूस होके सिग्नल आएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो इसमें जो चीज़ समझने वाली थी ना वो ये थी कि सिग्नल अगर इस फॉर्म में गिवन हो जहाँ पे n में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि n जहाँ जहाँ पे अपीयर हो रहा है उसमें शिफ्ट्स डिफरेंट हैं, तो फिर हम डायरेक्टली टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। वी नीड टू मेक इक्विवेलेंट शिफ्ट्स इन ऑल ends that are appearing in one signal। ओके, तो वो एक मसलन जैसे कि अगर ये सिग्नल गिवन है तो मैंने आपको करके दिखाया कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। बाकी भी आप कोई और सिग्नल देखोगे तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन n में हर जगह सेम शिफ्ट्स आने चाहिए। और वो जब आप करोगे तो आप ये भी नोट करोगे कि कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बाहर अपीयर हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर जब इक्वल शिफ्ट्स हम कर लेंगे तो उसके बाद हम टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कल हम इंशाल्लाह कल से मुराद है कि जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम 3.3 से शुरू करेंगे, जो कि है रैशनल जी ट्रांसफॉर्म। तो बाकी अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो। यू गॉट माई नंबर, यू हैव गॉट माई ईमेल एड्रेस, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन क्लैरिफाई एनीथिंग। अल्लाह हाफिज़।